23 सितंबर 2025 रात के करीब 9 बजे के आसपास एक लड़का जिसका नाम करण होता है, वह एक ब्यूटी पार्लर की दुकान पर पहुँच जाता है। उस ब्यूटी पार्लर के अंदर 3 औरतें बैठी होती हैं। करण उनमें से एक औरत को पूछने लगता है कि यहाँ पर मसाज का काम भी किया जाता है क्या? तीनों औरतें हँसते-मुस्कुराते हुए कहने लगती हैं कि यहाँ पर मसाज का भी काम किया जाता है। और इसके बाद जब करण के हाथ में 3 सोने की अंगूठियाँ देखी जाती हैं और गले में सोने की चेन देख ली जाती है, तो तीनों औरतें सोचने लगती हैं कि लड़का अच्छे घराने का है, लड़का काफ़ी अमीर खानदान का है। और इसके बाद तीनों औरतें इस ब्यूटी पार्लर के दरवाजे को बंद करती हैं और फिर तीनों औरतें इस लड़के कर्ण को लेकर ब्यूटी पार्लर के बने अंदर एक कमरे में चली जाती हैं और इसके बाद उस कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर लिया जाता है। इसके बाद ये तीनों औरतें इस लड़के के साथ क्या करती है और आखिर में इस लड़के के साथ क्या होता है, बहुत ही हैरत-अंगेज़ घटना बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में ही एक बसाड़ नाम का गाँव पड़ता है और इसी छोटे से गाँव में रहने वाली रेशमा देवी। रेशमा देवी की उम्र लगभग 33 साल के आसपास की होती है। रेशमा देवी के पति की 2 साल पहले मौत हो चुकी होती है और 6 साल पहले उसके सास-ससुर भी उसको छोड़कर भगवान को प्यारे हो जाते हैं। इसके बाद जो रेशमा होती है, वो घर में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। बेटे को भी सँभालती है और दिन भर मेहनत मज़दूरी करती रहती है। लगभग कई महीने का वक़्त गुज़रने के बाद ये महिला अब सोचने लगती है कि मैंने दिन-रात मेहनत मज़दूरी भी करके देख ली है, लेकिन गुज़ारा फिर भी नहीं हो पाता है। अब रेशमा सोचने लगती है कि मुझे कोई ऐसा काम-धंधा कर लेना चाहिए, जिसकी वज़ह से मेरे घर में भी पैसे आने लगे और साथ में मेरा अकेलापन भी दूर होने लगे। अब रेशमा देवी गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और इस तरीके से एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 18 जून 2025 का दिन आ जाता है। रेशमा देवी के घर में ना खाने के लिए आटा होता है और ना ही कुछ और सामान होता है। घर का सारा राशन बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। रेशमा अब सोचने लगती है कि मुझे अब किसी किराने की दुकान पर जाना पड़ेगा, तभी उसको बाबूलाल मिश्रा का ख़्याल आ जाता है। इस गाँव के अंदर बाबूलाल मिश्रा की सबसे बड़ी किराने की दुकान होती है और रेशमा देवी उससे पहले ही राशन पानी जो है उधार में ले चुकी होती है। रेशमा को उसके ₹5000 पहले भी देने होते हैं और आज के दिन भी रेशमा देवी बाबूलाल मिश्रा की दुकान पर चली जाती है। बाबूलाल मिश्रा को कहा जाता है कि आज मेरे घर का राशन पानी खत्म हो चुका है। तभी बाबूलाल मिश्रा इसकी तरफ एकटक नज़र से देखने लगता है और बाबूलाल मिश्रा के मन में तुरंत ख़्याल आ जाता है कि रेशमा, तुम्हें पहले ही मेरे ₹5000 लौटाने हैं और आगे मैं तुम्हें राशन पानी नहीं दे सकता हूँ। अब रेशमा के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये खड़ी हो जाती है कि उसके घर का राशन पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है और इस तरह से रेशमा देवी जब ये देखती है कि दुकान में कोई भी दूसरा ग्राहक नहीं है, तो रेशमा देवी बाबूलाल मिश्रा को कहती है कि मिश्रा जी, आज मेरे घर पर रात के समय तुम आ जाना, मैं तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूँगी। और बाबूलाल मिश्रा उसी समय रेशमा की सारी बातें समझ जाता है और इसके बाद बाबूलाल मिश्रा खुद से ही 1 महीने का राशन इसको पैक करके देता है और कहता है कि आज रात करीब 9 बजे के आस-पास मैं तुम्हारे घर पर आने वाला हूँ और इस तरह से बाबूलाल मिश्रा वहाँ पर बेहद खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रेशमा देवी की मजबूरी ये बन जाती है कि उसके घर में राशन नहीं था और इस तरह से रेशमा आज के समय में राशन लेकर अपने घर पर आ जाती है। शाम होती है, शाम से रात भी हो जाती है। बाबूलाल मिश्रा रात के 9 बजे के आस-पास अपनी दुकान को बंद करता है और इसके बाद वह सीधा ही इस महिला रेशमा के घर पर आ जाता है। रेशमा के घर का दरवाज़ा खुलवाया जाता है और रेशमा हँसते मुस्कुराते हुए घर का दरवाज़ा खोल देती है और फिर इसके बाद बाबूलाल मिश्रा को लेकर अपने घर के एक कमरे में चली जाती है। उसने अपने बेटे को पहले ही दूसरे कमरे में सुला दिया था और इसके बाद बाबूलाल मिश्रा को कहा जाता है कि तुम्हें हर महीने मुझे घर के लिए राशन देना पड़ेगा। बाबूलाल मिश्रा मान जाता है क्योंकि बाबूलाल मिश्रा लंगोट का ढीला व्यक्ति होता है और इसके बाद ये महिला अपने घर का मुख्य दरवाज़ा बंद करती है और फिर इसके बाद बाबूलाल मिश्रा और रेशमा दो देवी अपनी ही रज़ामंदी से अपने उस गलत रिश्ते को कायम कर लेते हैं जो इनको करना चाहिए था। और इस तरह से रेशमा देवी अब गलत रास्ते पर चल पड़ती है। जैसे इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है, तो इसके बाद जो ये दुकानदार होता है, इसको कुछ पैसे देता है और पैसे देने के बाद इस घर से आसानी से निकल जाता है। लेकिन अब रेशमा देवी सोचने लगती है कि ये काम सबसे अच्छा है और इसके बाद तो रेशमा देवी इस धंधे में, इस दलदल में उतर जाती है। अब तो गाँव का कोई लड़का हो या फिर कोई मर्द हो या फिर मध्यम वर्गीय बूढ़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो, वह भी इसके घर पर आने लग जाता है और देखते ही देखते रेशमा के पास फिर पैसे भी आने लग जाते हैं। दूसरी तरफ रेशमा अब इस बाबूलाल मिश्रा को हर रोज़ तीसरे-चौथे दिन अपने घर पर बुलाया करती थी, इससे पैसे भी ले लिया करती थी। इस तरीके से पूरे गाँव में ये चर्चा होने लग जाती है कि रेशमा देवी ने अब गाँव में धंधा करना शुरू कर दिया है। जैसे ही इस गाँव की औरतों को इस बात के बारे में पता चलता है, तो फिर औरतें इकट्ठी हो जाती हैं और 20-25 औरतें इसके घर पर आकर बैठ जाती हैं और इसको कहने लगती है कि तुम्हें ये गलत धंधा बंद करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर ये महिला रेशमा देवी सारी औरतों को कहने लगती है कि मेरे पास और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। लेकिन औरतें इस पर दबाव डालती हैं और कहती हैं कि अगर किसी दिन तुम पकड़ी गई, तो हम तुम्हारी जान भी ले सकती हैं। और इस तरह से जब इस महिला रेशमा को धमकी दी जाती है, तो रेशमा अब सोचने लगती है कि मुझे इस गाँव को ही छोड़ देना चाहिए। और इस तरीके से 22 जुलाई 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास रेशमा देवी अपने घर से निकलती है और गाँव के मुखिया नारायण दास के पास पहुँच जाती है और उसके बाद अपना घर-बार नारायण दास को बेचकर उससे कुछ पैसे लेती है और फिर ये गाँव छोड़कर राजस्थान के गाँव गंधर्वपुर के पास एक छोटा-सा शहर पड़ता है जिसका नाम अंजनी शहर होता है। इस शहर में आ जाती है और इस शहर में आने के बाद वह किसी काम की तलाश करना शुरू कर देती है।
लेकिन इसको कोई भी काम नहीं मिलता है। अब इसके बाद इस महिला रेशमा देवी की मुलाकात संजना और रूपा से हो जाती है। संजना और रूपा इस शहर के अंदर एक अच्छा खासा ब्यूटी पार्लर चलाती थी। लेकिन जैसे ही संजना और रूपा से इसकी मुलाकात हो जाती है तो फिर रेशमा इन दोनों महिलाओं को कहने लगती है कि इस ब्यूटी पार्लर से तुम्हारी कितनी कमाई हो जाती है। तभी दोनों औरतें रेशमा को कहती है कि हम महीने में 15 से 20,000 रुपए आसानी से कमा लेती हैं। लेकिन रेशमा इन दोनों को कहने लग जाती है कि अगर तुम इस ब्यूटी पार्लर से एक महीने में 1-2 लाख रुपए बड़ी आसानी से भी कमा सकती हो। अब इसके बाद रूपा और संजना को भी लालच आ जाता है। रूपा पूछने लगती है कि इतने पैसे आएँगे कैसे? तभी रेशमा अपना हुनर दिखाते हुए रूपा को कहने लगती है कि ब्यूटी पार्लर के अंदर मसाज का काम करना शुरू कर दो और इस काम में अच्छे खासे पैसे भी बन जाते हैं। और इस तरह से संजना और रूपा भी बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद जो रेशमा होती है दोनों महिलाओं को कुछ पैसे देती है और इनके ब्यूटी पार्लर के अंदर पार्टनरशिप कर लेती है। और इस तरह से तीनों महिलाएँ अब मिलकर ब्यूटी पार्लर को भी चलाना शुरू कर देती है और रात के समय में यहाँ फिर कुछ लोग भी आने लग जाते हैं और ये मसाज करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते ये काम धंधा दिन-रात चौगुनी तरक्की करने लग जाता है। और जैसे इन तीनों महिलाओं के पास पैसे आने लग जाते हैं, तो इसके बाद ये तीनों औरतें बड़ी खुश रहने लग जाती हैं। आखिरकार एक ऐसा वक़्त भी आ जाता है जिसमें करीब 23 सितंबर 2025 का दिन आ जाता है। शाम के 6 बजे के आसपास एक करण नाम का लड़का इनके ब्यूटी पार्लर पर पहुँच जाता है। करण इसके बाद उस ब्यूटी पार्लर में जाता है और रेशमा से मिलता है। रेशमा जैसे ही करण को देखती है, तो करण को देखकर रेशमा उस पर की तरफ जो है आकर्षित होने लग जाती है, क्योंकि करण देखने में बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का होता है। और इसके बाद करण जैसे इस महिला रेशमा से पूछने लगता है कि यहाँ पर कोई मसाज वगैरह का काम भी चलता है क्या? तभी रेशमा कहने लगती है कि तुम रात के करीब 9 बजे के आसपास यहाँ पर आ जाना। और इसके बाद करण वहाँ से चला जाता है। जैसे ही रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक़्त हो जाता है, तो फिर रेशमा देवी, रूपा और साथ में अपनी सहेली संजना को कहने लगती है कि आज यहाँ पर एक लड़का आया था और वो अपना नाम कारण बता रहा था। लड़का अमीर ख़ानदान का है, अच्छे घराने का है। उसके पास काफ़ी पैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास अच्छा खासा मोबाइल होता है। उसके हाथों के अंदर 3-4 सोने की अंगूठियाँ होती हैं और गले में सोने की मोटी चैन भी होती है। इस तरह से ये तीनों महिलाएँ अब सोचने लगती हैं कि लड़का अमीर घराने का है, क्यों ना इसको जाल में फांस लिया जाए। और इस तरह से देखते ही देखते रात के करीब साढ़े 9 बजे के आसपास का वक़्त हो जाता है। दूसरी तरफ करण अपने माता-पिता को झूठ बोलता है कि वह अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा है और वो कल ही घर पर लौटेगा। और इसके बाद करण अपने घर से बाहर निकलता है, मोटरसाइकिल उठाता है और देखते ही देखते रात के पौने 10 बजे के आसपास ब्यूटी पार्लर पर पहुँच जाता है, जहाँ पर पहले ही तीनों महिलाएँ इसके आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। अब करण जैसे इस ब्यूटी पार्लर के अंदर चला जाता है, तो फिर तीनों महिलाओं की नीयत इस लड़के पर खराब हो जाती है और इसके बाद घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। इसके बाद इस लड़के को रेशमा अपने हाथों से एक जूस का गिलास पिला देती है और जैसे ही करण को जूस का गिलास पिला दिया जाता है, तो इसके बाद करण कहने लगता है कि अब उस काम को कर लिया जाए जिस काम को मैं यहाँ पर करने आया था। और इसके बाद जैसे ही 10 मिनट का वक़्त गुज़र जाता है, तो करण वहाँ पर ऐसी हालत में आ जाता है कि उसको देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा नशा हो जाता है, क्योंकि उस जूस के अंदर इन तीनों महिलाओं ने नशीला पदार्थ मिलाया था। No Cooking November. Great meals with great prices. तहत इसके बाद ये तीनों औरतें इसको ब्यूटी पार्लर के दूसरे कमरे में लेकर चली जाती हैं। ब्यूटी पार्लर का मुख्य दरवाज़ा भी बंद कर लिया जाता है और कमरे का मुख्य दरवाज़ा भी बंद कर लिया जाता है। और इसके बाद ये तीनों औरतें ही बारी-बारी से इस लड़के के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाती हैं। गलत रिश्ते तब तक बनाए जाते हैं जब तक इन तीनों महिलाओं की संतुष्टि नहीं हो जाती है। और साथ के साथ रेशमा नाम की महिला इसकी आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो भी बना लेती है। और इसके बाद ये तीनों औरतें फिर से बैठकर इस ब्यूटी पार्लर के अंदर ही शराब पीना शुरू कर देती हैं। लेकिन रेशमा अपनी सहेली संजना और रूपा को कहने लगती हैं कि जल्दी से इसके पिता का एड्रेस ले लो और साथ में इसके पिता का मोबाइल फ़ोन नंबर भी इससे ले लो। और इसके बाद उस लड़के को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उससे उसके पिता के घर का एड्रेस पूछा जाता है, मोबाइल नंबर भी ले लिया जाता है। रात के करीब 12 बजे के आस-पास रेशमा अब करण के पिता दयाल सिंह के पास फ़ोन कॉल करती है। दयाल सिंह को बताया जाता है कि तुम्हारा लड़का हमने किडनैप कर लिया है। जल्दी से 5 लाख रुपए दिए गए एड्रेस पर लेकर आ जाओ, नहीं तो फिर तुम अपने बेटे का मुँह कभी भी नहीं देख पाओगे। और इस तरह से दयाल सिंह वहाँ पर डर जाता है, सहम जाता है। दयाल सिंह को एक दूसरा एड्रेस दे दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि 1 घंटे के अंदर-अंदर 5 लाख रुपए लेकर दिए गए एड्रेस पर पहुँच जाओ। दयाल सिंह अपने घर से रात के समय ही 5 लाख रुपए लेता है, अपनी गाड़ी से दिए गए एड्रेस पर पहुँच जाता है। इसके बाद ये तीनों औरतें दयाल सिंह से 5 लाख रुपए लेती हैं और 5 लाख रुपए लेकर उसको कहने लगती हैं कि तुम्हारा लड़का कल शाम के समय घर पर पहुँच जाएगा। और इसके बाद दयाल सिंह वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये तीनों औरतें पैसे लेने के बाद फिर से अपने ब्यूटी पार्लर में आ जाती हैं। ब्यूटी पार्लर में आने के बाद 5 लाख रुपए में से हिस्से बाँट लिए जाते हैं और फिर इसके बाद ये काफ़ी देर तक बैठकर शराब पीती हैं। लेकिन फिर से तीनों महिलाएँ सोचने लगती हैं कि आज रात इस लड़के के साथ पूरी गुज़ारनी है। और इसके बाद जो रेशमा होती है वह जूस के गिलास में 4 टैबलेट मिला देती हैं। 4 टैबलेट मिलाकर जूस का गिलास उस लड़के को पिला दिया जाता है। और फिर जैसे ही वो लड़का उस जूस के गिलास को पी लेता है, तो लगभग 15 से 20 मिनट का वक़्त गुज़र जाता है। देखते ही देखते लड़के करण की वहाँ पर हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है। और जैसे ही कुछ मिनट और गुज़रती है, तो इसके बाद लड़के करण को उल्टियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन तीनों औरतें सोचने लगती हैं कि शायद हमने इसको ज़्यादा दवाइयाँ खिला दी है, इस वज़ह से इसको उल्टियाँ लग रही है। और इसके बाद तो करण की धड़कनें भी तेज़ होनी शुरू हो जाती हैं।
अब जैसे ही लड़का बार-बार उल्टियाँ करता रहता है, तो लगभग 15 मिनट का वक़्त गुज़र जाने के बाद करण वहाँ पर मौके पर अपना दम तोड़ देता है। और जैसे ही करण मौके पर अपना दम तोड़ता है, तो इसके बाद इन तीनों औरतों के तोते उड़ जाते हैं। तीनों औरतें डर जाती हैं, सहम जाती हैं, सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि किस काम के लिए इस लड़के को बुलाया था और ये क्या कांड हो गया है। और इसके बाद तीनों बैठकर सलाह करती हैं और जैसे इनकी प्लानिंग बनकर तैयार हो जाती है, तो इसके बाद रेशमा इस ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलती है और देखती है कि पास में एक छोटा-सा बाग होता है। उस बाग में इस लड़के की लाश को दफनाने के लिए अब ये महिलाएँ तैयार हो जाती हैं। रेशमा अंदर जाती है, अपनी दोनों सहेलियों को कहने लगती है, "कहीं से कसी का इंतज़ाम करो, इस लड़के की लाश को बाग में दफना देते हैं।" और इसके बाद कहीं न कहीं से कसी का इंतज़ाम कर लिया जाता है। इसके बाद ये तीनों महिलाएँ इसकी लाश को लेकर ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलती है और उस बाग में चली जाती है। बाग में जाने के बाद ये तीनों औरतें बारी-बारी से गड्ढा खोदना शुरू कर देती है। लगभग गड्ढा 2 फुट गहरा खुद जाता है, तो फिर इसके बाद ये तीनों महिलाएँ सोचने लगती है कि इस छोटे से गड्ढे में ही इसकी लाश को दफना दिया जाए। लेकिन आज इन तीनों महिलाओं की किस्मत काफ़ी खराब होती है, क्योंकि वहाँ पर इस शहर के अंदर एक शराबी भी घूमता-फिरता रहता था जिसका नाम जीवन दास होता है। जीवन दास शराबी जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, तो वह शोर मचाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ से कारखाने के 5 मज़दूर भी अपने घरों की तरफ लौट रहे होते हैं। पाँचों मज़दूर उस शराबी के पास आते हैं। शराबी कहने लगता है कि इस बाग के अंदर ये 3 औरतें गड्ढा खोद रही हैं और फिर वो पाँचों मज़दूर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पाँचों मज़दूर देखते हैं कि पास में ही एक लाश पड़ी होती है और तीनों महिलाएँ गड्ढा खोद रही होती है। और इसके बाद ये पाँचों मज़दूर इन तीनों औरतों को पकड़ लेते हैं और इन पर काबू पा लेते हैं। अब इन पाँचों मज़दूरों में से एक मज़दूर जिसका नाम ईसम सिंह होता है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है और लगभग 45 मिनट के बाद मौके पर पुलिस पहुँच जाती है। और जैसे ही मौके पर पुलिस पहुँचती है, तो पुलिस दरोगा अरविंद शर्मा इन सभी मज़दूरों से पूछने लगता है कि आखिर इन तीनों औरतों ने इस लड़के का कत्ल कैसे किया है? लेकिन मज़दूर कहने लगते हैं कि हमने तो इन तीनों औरतों को यहाँ पर इस लड़के की लाश को दफनाते हुए पकड़ा है। अब इसके बाद पुलिस उस लड़के के शव को अपने कब्ज़े में लेती है और तीनों औरतों को मौके पर गिरफ्तार कर लेती है। तीनों औरतों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद इन तीनों महिलाओं की जमकर पिटाई की जाती है और इसके बाद रेशमा फिर पुलिस के सामने चौंकाने वाली बात कहती है। इसके बाद तो रेशमा अपनी पूरी बीती कहानी को पुलिस के सामने बयाँ कर देती है और जैसे ही पुलिस इन तीनों औरतों की ऐसी भयानक कहानी को सुनती है, तो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि हमारे देश में आखिर कैसी औरतें बसती हैं। और इसके बाद पुलिस इन तीनों औरतों के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर लेती है। दूसरी तरफ इसके बाद जो पुलिस होती है, लड़के करण के पिता के पास फ़ोन कॉल करती है और उसके पिता को इस लड़के करण का शव दे दिया जाता है। और ये बात भविष्य में तय होने वाली है कि जज साहब आखिरकार इन तीनों औरतों को क्या सज़ा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में इन तीनों औरतों ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। पैसों के लालच में आकर एक